Hello students, welcome. Now let's start our second exercise, exercise 3.2. Okay, तो क्या है इसमें? Find the x, question number 1. Find the x in the following figure. x find करना है. तो ये फर्स्ट वाली फिगर है, उसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया कि इसमें जो ये तीनों एंगल दिए हुए हैं ट्राइंगल के, वो तीनों एक्सटीरियर एंगल है. तीनों एक्सटीरियर एंगल है. और हमने आगे ही सीखा था रूल्स में कि ट्राइंगल हो, क्वाड्रिलेटर हो, इन शॉर्ट एनी पॉलीगॉन हो, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 ही रहता है. कोई भी पॉलीगॉन में सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज 360. तो यहाँ पे हम लिखेंगे कौन से एंगल है. 125 प्लस अगेन 125 एंड x, ये तीनों का एडिशन रहेगा 360. ये हो जाएगा 250 प्लस x इज इक्वल टू 360. नाउ 250 को 360 में से हम करेंगे माइनस, तो x हमारा हो जाएगा 110. सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देखें सेकंड वाली फिगर में बी में, तो बी में फिगर में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसमें क्या दिया हुआ है हमें? एक्सटीरियर. इसमें भी सारे एक्सटीरियर, 70 एक्सटीरियर है, x एक्सटीरियर है, 60 एक्सटीरियर है, ये 90 एक्सटीरियर है. यहाँ पे ये 90 इंटीरियर है, बट वी नो दैट इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इज इक्वल टू 180. इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर. तो ये 90 है, तो ये वाले भाई साहब भी 90 ही हो जाएंगे. तो इसके हिसाब से अगर हम ये करने जाए तो पेंटागन है यहाँ पे, बट पेंटागन हो तो भी उसके एक्सटीरियर एंगल का सम तो 360 ही रहता है. तो कौन से एंगल है यहाँ पे? हम स्टार्ट कर रहे हैं x से. x 70, then 90, then 60 and then again 90 is equal to 360. x इन सब हम करेंगे प्लस, तो 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 60 240, 240 एंड 70 वो होगा 310 इज इक्वल टू 360. अगर मैं 310 को यहाँ से माइनस कर रहा हूँ तो मुझे आंसर मिलेगा 50. ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट सम. क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल फॉर द रेगुलर पॉलीगॉन. रेगुलर पॉलीगॉन के लिए हमें एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है. ओके स्टूडेंट, तो हमारा एक फॉर्मूला है जो हम लिखेंगे, याद रखना फॉर्मूला को. एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय n, वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड. मतलब अगर एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है और हमें साइड दी है तो हमें ऐसे मिलेगा. दूसरा, अगर इसको ऐसे लिखे नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल, तो भी हमें मिल सकता है. और इंटीरियर और एक्सटीरियर का तो आपको पता ही है, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर 180 रहता है. तो इन शॉर्ट यहाँ पे तीन चीजें हुई, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड नंबर ऑफ साइड. अगर ये तीनों में से कोई भी एक चीज भी हमें दी हुई हो तो बाकी का हमें बाकी हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला. ओके, तो स्टूडेंट ये याद रखेंगे. जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमें फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर, हमें एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए बोला है, जबकि क्या दिया हुआ है, हमें नंबर ऑफ साइड दी हुई है. तो हम पहला वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय n, नंबर ऑफ साइड. तो 360 फर्स्ट में नंबर ऑफ साइड है 9, तो 9 4 जा, दैट मीन्स ईच एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 40. अगर उसमें सेकंड देखा जाए तो यही वाले फॉर्मूला में 360 डिवाइडेड में हम क्या रख देंगे 15, तो 15 2 जा एंड 4 जा, दैट मीन्स एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस पॉलीगॉन इज 24 डिग्री और पहले वाले का 40 डिग्री. थर्ड सम, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ द एक्सटीरियर एंगल, यहाँ पे हमें एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, तो बिल्कुल यहाँ पे अभी नंबर ऑफ साइड फाइंड करने के हैं. तो हमारे पास फॉर्मूला क्या रहेगा, नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू 360 बाय एक्सटीरियर एंगल. तो 360 और एक्सटीरियर एंगल हमें कितना दिया हुआ है 24, तो 24 से इसको डिवाइड करेंगे, 24 1 जा एंड 5 जा, दैट मीन्स नंबर ऑफ साइड हमारी हो गई
15। फोर्थ नंबर का जो सम है ये थर्ड था, उसमें पूछा है हाउ मेनी साइड दैट डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ द इंटीरियर एंगल्स इज 165। तो यहाँ पे हमें एक्सटीरियर दिया था, तो एक्सटीरियर के लिए तो सीधा फॉर्मूला है, बट इंटीरियर के लिए नहीं है। बट इंटीरियर से हमें एक्सटीरियर मिल सकता है, कैसे? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला था इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इज इक्वल टू 180। इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इज इक्वल टू 180। तो इंटीरियर हमें दिया हुआ है 165, एक्सटीरियर एंगल हमें पता नहीं है, ये हो गया 180। तो 165 को 180 में से हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 15। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमें एक्सटीरियर एंगल मिल गया, तो अभी नंबर ऑफ साइड मिल जाएगी। नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। तो 360 और एक्सटीरियर एंगल हमें कितना मिल गया? 15। तो 15 टू जा एंड 15 फोर जा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड ऑफ दिस पॉलीगॉन इज 24। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट सम फिफ्थ। तो फिफ्थ का ए है is the possible have a regular polygon measure of each exterior angle is 22। मगर मतलब कि यहाँ पे पूछा है कि अगर किसी पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल 22 हो, ऐसा पॉलीगॉन रेगुलर पॉलीगॉन पॉसिबल है? तो देख लेते हैं। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। तो 360 को हम 22 से डिवाइड करेंगे। ओके, अभी ध्यान रखें कि जब भी आप डिवाइड करते हो तो यहाँ पे जो आंसर हमें मिलना चाहिए वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ साइड जो होती है वो हमारी ऑलवेज नेचुरल नंबर एंड ग्रेटर देन 3 होता है, 3 और ग्रेटर देन 3। फिर से एक बार, जब भी आप ऐसे एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ हो और नंबर ऑफ साइड आप फाइंड करो तो वो ऑलवेज ग्रेटर देन 2, यानी कि 3 और 3 से बड़ा होना चाहिए एंड नेचुरल होना चाहिए, तो ही ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन पॉसिबल होता है। तो हम यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं, वो मिलेगा हमें 16.36। तो ये तो डेसिमल मिला, मतलब कि नंबर ऑफ साइड तो ऐसी पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज एन ऐसा आ ही नहीं सकता। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे नो। क्या लिखेंगे? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल दैट द एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज 22। बी है, उसमें पूछा है कैन इट बी ए इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन एंड व्हाई? क्या इंटीरियर एंगल 22 हो, ऐसा पॉसिबल है? तो पहले तो इंटीरियर का तो हमारे पास फॉर्मूला नहीं है ये वाला, तो पहले हम लिखेंगे इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इज इक्वल टू 180। इंटीरियर हमें दिया हुआ है 22 प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180। एक्सटीरियर इज इक्वल टू 180 माइनस 22। तो हम 180 में से 22 को माइनस करेंगे तो आएगा 158। अभी हम फॉर्मूला लगाएंगे n इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। तो इसके डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे 158। तो ये आएगा 2.27, ऐसे 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 आएगा। दैट मीन्स ये भी हमें डेसिमल में मिला। इन शॉर्ट 22 इंटीरियर हो कि एक्सटीरियर हो, ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन पॉसिबल नहीं है। Next sum, what is the minimum interior angle possible for the regular polygon? तो रेगुलर पॉलीगॉन के लिए मिनिमम इंटीरियर एंगल कौन सा होना चाहिए और व्हाई? तो हमें पता है कि पहले तो रेगुलर पॉलीगॉन स्टार्ट कहाँ से होता है? ट्राइंगल से। मतलब कि रेगुलर ट्राइंगल हो तो इसको हम क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल के ट्राइंगल के तीनों एंगल सेम होते हैं। मान लो हम एक एंगल को लेते हैं x, तो x प्लस x, तीनों का एडिशन होगा 180। ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का एडिशन 180 होता है। तो 3x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 60। इसका मतलब क्या हुआ कि मिनिमम इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन वो क्या होगा? 60 होगा, क्योंकि वो स्टार्ट हो रहा है हमारे ट्राइंगल से, इसलिए। तो सेकंड में हमें क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल? मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा? अभी यहाँ पे हम एक चीज नोट करेंगे कि जैसे ही नंबर ऑफ साइड इंक्रीज होती है, जैसे कि हम यहाँ पे स्टार्ट करें 3, 4, 5,
मतलब कि ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागोनल, जैसे नंबर ऑफ साइड बढ़ती रहती है तो इंटीरियर एंगल जो होता है वो इंक्रीज होता रहता है। इंटीरियर एंगल उसका जो होता है वो इंक्रीज होता रहता है और एक्सटीरियर एंगल डिक्रीज होता रहता है। फिर से याद रखेंगे, इंटीरियर एंगल इंक्रीज होता रहता है और एक्सटीरियर एंगल डिक्रीज होता रहता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे ये जो 60 हुआ वो हमारा मिनिमम इंटीरियर एंगल हुआ। इसका मतलब हमारे पास फॉर्मूला है इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इज इक्वल टू 180। इंटीरियर 60, एक्सटीरियर पता नहीं है हमारा, एक्सटीरियर एंगल हमारा हो जाएगा 120। तो ये वाला जो है 120 वो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल है, ये वाला, ये है 120। उसके बाद जैसे कि अगर हम मान लो कि स्क्वायर ड्रॉ करते हैं रेगुलर, तो इसका एक्सटीरियर हो जाएगा 90। फिर पेंटागन ड्रॉ करते हैं तो इसका दिस वे आप जैसे जैसे ड्रॉ करते जाओगे तो एक्सटीरियर एंगल आपका कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता रहेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3। तो 3.3 में पैरेललोग्राम ही यूज करना है और इसके रूल्स हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आगे समझा दिया है आपको। तो यहाँ पे दिखा है कि भाई गिवन दैट द पैरेललोग्राम complete the each statement along with the definitions और a property को यूज करके। तो यहाँ पे AD इज इक्वल टू क्या होगा, तो AD ये वाली साइड, तो वी नो दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल। तो AD की अपोजिट साइड BC है, तो यहाँ पे आएगा BC। देन एंगल DCB, ये रहा एंगल DCB, ये वाला एंगल। तो we know that in a parallelogram opposite angles are also equal। तो C है तो उसका ऑपोजिट एंगल A होगा, मतलब यहाँ पे हम C के बदले सिर्फ A लिख देंगे, DAB, DAB। इसको हम BAD भी लिख सकते हैं या DAB लिखो, बीच में A आना चाहिए। देन OC इज इक्वल टू, ये रहा OC। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में थी कि भाई डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये पीस और ये पीस इक्वल होता है। तो OC, तो यहाँ पे आएगा OA। एंड द लास्ट वन इज एंगल DAB, एंगल DAB, दिस एंगल एंड CDA, CDA यानी कि ये एंगल। तो ये दोनों एंगल का रिलेशन हम देखें तो ये है एडजेसेंट एंगल। ये कौन से एंगल है, एडजेसेंट एंगल। और एडजेसेंट एंगल का एडिशन, एडजेसेंट एंगल का एडिशन पैरेललोग्राम में हमारा कितना रहता है, 180। कितना रहता है, 180। तो इसका आंसर आएगा 180। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। तो हम यहाँ पे रूल्स यूज करेंगे पैरेललोग्राम के एंगल के रिलेटेड। हमारे जो रूल्स है उसमें याद रखना, ऑपोजिट एंगल इक्वल एंड एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, दैट मींस 180। तो हम पहले तो देखेंगे कि भाई कौन सा एंगल दिया हुआ है, हमें एंगल B दिया हुआ है, वो है 100। ओके, तो हम देखेंगे फिगर में, तो B है, उसका ऑपोजिट एंगल कौन है, Y। B का ऑपोजिट एंगल कौन है, Y। रीजन लिखेंगे कंपलसरी, opposite angles are equal in parallelogram। रीजन हमें कंपलसरी लिखना है। तो दिस वे B हमारा 100 है तो Y हो गया हमारा 100, Y हो गया हमारा 100। चलो अभी हम दूसरी बात करेंगे, X एंड Y की बात करते हैं। तो X एंड Y हम देखें तो वो एडजेसेंट एंगल है। X एंड Y कौन सा एंगल है, एडजेसेंट। तो एडजेसेंट एंगल का सम कितना रहता है, 180। तो लिखेंगे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 इन पैरेललोग्राम। और उसमें हमने भाई तो फाइंड कर दिया 100, तो इस वजह से हमारा x क्या हो जाएगा, 180 में से 100 जाएगा तो 80 हो जाएगा। ओके, नाउ x का ऑपोजिट एंगल कौन है, z। यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे x इज इक्वल टू z, रीजन यही वाला लिखेंगे, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। तो
एक्स तो हमने फाइंड कर दिया 80, इसका मतलब हमारा जेड भी क्या हो गया 80 हो गया। ओके स्टूडेंट, चलो यहाँ पे अभी हम बात करते हैं सेकंड वाले सम की। तो यहाँ पे एंगल दिया हुआ है हमें 50, तो 50 का एडजेसेंट कौन है y, तो हम सीधा लिखेंगे y प्लस 50 इज इक्वल टू 180। रीजन क्या लिखेंगे, ये वाला सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180, तो y इज इक्वल टू 130। 50 माइनस कर देंगे, y का ऑपोजिट एंगल कौन है, x है, तो y इज इक्वल टू हम लिखेंगे x। रीजन क्या लिखेंगे, ऑपोजिट एंगल आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, इसका मतलब x भी हो गया हमारा 130। अभी बात करेंगे z। अभी z है वो हमारा एक्सटीरियर एंगल है। तो आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ था, एक बार फिर से आपको याद करवा रहा हूँ कि जब भी दो पैरेलल लाइन और उसमें अगर कोई ऐसे ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे दोनों को, तो ये जो बना हमारा वो z बना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये उल्टा z बन रहा है, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो यहाँ पे y एंड z जो बन रहे हैं, देखो यहाँ पे पैरेललोग्राम है, तो ये दोनों लाइन तो पैरेलल होगी, ऑब्वियसली पैरेलल होगी, तो पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी, इसकी वजह से ये इक्वल हो जाएगा। तो हम सीधा यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल टू z। रीजन में कंपलसरी लिखना पड़ेगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अभी y तो हमने फाइंड कर दिया 130, तो उसकी वजह से हमारा z भी कितना हो गया 130 हो गया। नेक्स्ट सम थर्ड, चलो इसमें हम देखेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट ये 30 का एंगल दिया हुआ है हमें। ओके, ये x और ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। वर्टिकली ऑपोजिट किसको बोलते हैं हम, जब ऐसे कोई दो लाइन इंटरसेक्ट होती है एक दूसरे को, तो उसके जो सामने सामने वाले एंगल होते हैं उसको हम बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ओके, तो यहाँ पे x सीधा लिख देंगे हम 90, क्योंकि x का ऑपोजिट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल 90 है। रीजन में हम कंपलसरी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्या लिखेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ओके, अभी ऊपर जो है वो ट्राइंगल बन रहा है, और ट्राइंगल के तीनों एंगल का एडिशन हमें पता है 180। तो x प्लस वाई प्लस 30, ये तीनों एंगल का एडिशन रहेगा 180। रीजन में लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। उसमें x हमारे पास है 90, y हमें ढूंढना है 30 इज इक्वल टू 180। ये दोनों का सम क्या रहेगा 120, वो 120 को यहाँ पे मैं माइनस कर रहा हूँ, तो y हो जाएगा हमारा 60। तो y मिल गया, x मिल गया। अभी हमें फाइंड करना है z। तो जो अभी हमने आगे वाले सम में आपको जो रूल्स बताया वैसा देखो, ये दो लाइन पैरेलल और ये उसका ट्रांसवर्सल, मतलब कि z बन रहा है। तो ये वाली फिगर में भी आप देखें, तो यहाँ पे भी ये देखो, ये और ये z बन रहा है, इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो यहाँ पे y था और नीचे z था, तो सीधा हम लिखेंगे y इज इक्वल टू z। रीजन में कंपलसरी लिखना है हमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, तो y 60 है, तो उसका मतलब हमारा भी कितना हो गया 60 हो गया। ये वाला सम बिल्कुल आगे का रिपीट है। क्या देखेंगे हम, y का ऑपोजिट एंगल कौन है 80, 80 दिया हुआ है, तो y इज इक्वल टू सीधा लिख देंगे हम 80। रीजन लिखेंगे ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। y का रिलेशन x के साथ कैसा है, एडजेसेंट वाला, तो वो दोनों का एडिशन 180 रहेगा। रीजन लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इन पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 80 प्लस x इज इक्वल टू 180। x इज इक्वल टू 80 को माइनस कर देंगे, तो ये x हमारा मिल जाएगा 100। ओके, अभी बात है z की। तो जैसे हमने इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर की बात की, तो एक और रूल्स हम सिखा रहे हैं। अल्टरनेट इंटीरियर मतलब z का सिंबल। दूसरा मैं सिखा रहा हूँ आपको कॉरस्पॉन्डेंस।
जो आप 7th में पढ़ चुके हो, कॉरस्पॉन्डेंस। कॉरस्पॉन्डेंस किसको बोलते हैं? जब भी दो पैरेलल लाइन हो तो कोई एक साइड के, ये लाइन का ऊपर वाला एंगल, ये लाइन का ऊपर वाला एंगल, ये लाइन का नीचे वाला एंगल, ये लाइन का नीचे वाला, इसी तरह इस साइड भी, लेफ्ट साइड भी, ये जो पेयर बनती है उसको हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डेंस एंगल। एंड द कॉरस्पॉन्डेंस एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो यहाँ पे हम देखें तो ये जेड और 80 वो दोनों कॉरस्पॉन्डेंस पेयर बना रहे हैं, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है। ये दोनों लाइन हमारी कैसी है? पैरेलल। और ये उसका ट्रांसवर्सल हुआ, तो z इज इक्वल टू 80, रीजन लिखेंगे कॉरस्पॉन्डेंस पेयर। ओके, नेक्स्ट हम फिफ्थ। तो यहाँ पे सीधा हम पहले तो क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू 112, रीजन क्या आएगा? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। ओके, नाउ दूसरा हम लिखेंगे, ऊपर जो है वो ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला जो है वो ट्राइंगल बन रहा है, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का एडिशन 180 होता है। तो x प्लस वाई प्लस 40 इज इक्वल टू 180, रीजन में लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, उसमें x हमें पता नहीं है, y हमने ढूंढ लिया 112, ये 40, ये 180 हो गया। ये दोनों का अगर हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 152, और 152 को 180 में से माइनस करेंगे तो हमारा x मिल जाएगा 28। अभी ये x था, ये x था जो हमें मिल गया, तो यहाँ पे ये z बन रहा है, तो यहाँ पे x और यहाँ पे z, सीधा हम क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू z का सिंबल मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, x 28, इसका मतलब हमारा भी मिल गया हमारा 28। तो यहाँ पे हमें x, y एंड z तीनों मिल। नेक्स्ट थर्ड में पूछा है कि कैन अ क्वाड्रिलेटरल बी अ एबीसीडी अ पैरेललोग्राम? ये पैरेललोग्राम बन सकता है। ओके, देखते हैं चलो। तो यहाँ पे हमें बोला है कि बी एंड डी 180 है, मतलब कि एबीसीडी अगर हम देखें तो ए बी सी डी, यहाँ पे बी और डी हमें दिया हुआ है 180, बट हमें तो क्या सीखा है कि भी ऑपोजिट एंगल्स, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ये इक्वल होंगे, बट यहाँ पे तो इक्वल तो ऐसा रूल्स बताए नहीं, दोनों का एडिशन 180 बताए, तो सिर्फ ये प्रॉपर्टी से हम नहीं कह पाएंगे कि ये पैरेललोग्राम है। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? क्या लिखना पड़ेगा? नो। ओके, फर्स्ट वाले का आंसर आएगा नो। चलो सेकंड बोला है, चलो रफली बना लेते हैं हम ए बी सी डी। इसमें बोला है ए बी और सी डी 8 यानी ये और ये 8, ए डी बोला है 4 और ये बोला है 4.4, तो तुरंत हम लिख देंगे नो। व्हाई? बिकॉज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। यहाँ पे तो ऑपोजिट साइड इक्वल नहीं हो रही, एक पैर इक्वल है, दूसरी पैर इक्वल नहीं है, तो ये तो ट्रेपेजियम बन गया, ये पैरेललोग्राम नहीं है। एंड द थर्ड वन इज ए दिया हुआ है हमें 70 और सी दिया हुआ है 65, तो आगे ही हमने बताया ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए पैरेललोग्राम में, पर ये तो इक्वल नहीं है, तो ये तीनों कंडीशन में हम पैरेललोग्राम हमारा नहीं बन रहा है। नेक्स्ट फोर्थ, ड्रॉ द रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटर that is not a parallelogram but exactly two opposite angles are equal। तो ऐसे हम फिगर बनाएंगे काइट की। देखो ये काइट है, तो उसमें ये दोनों जो ऑपोजिट एंगल है वो इक्वल है, और दूसरे वाले ऑपोजिट एंगल इक्वल नहीं है, मतलब कि ये पैरेललोग्राम नहीं है, बट उसके ऑपोजिट एंगल तो इक्वल है। तो बस ये हमारी फिगर बन गई ये वाले सम में। फिफ्थ, the measure of two adjacent angle of a parallelogram is in the ratio is 3 and 2, मतलब कि 3:2 दिया हुआ है और वो एडजेसेंट एंगल का। तो पहले तो हमारा रूल्स तुरंत याद आ जाना चाहिए, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तुम यहाँ पे लिखते हैं एंगल 1, या तो हम एक नाम दे देते हैं चलो पैरेललोग्राम का, ए बी सी डी, यहाँ पे लिखेंगे हम लेट quadrilateral ABCD is a parallelogram।
तो इसके दो एडजेसेंट एंगल, चार पैर बनती है एडजेसेंट एंगल की। हम पहली वाली पैर लेते थे, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। रीजन एडजेसेंट एंगल की पैर है और उसमें हमें रेशियो दिया हुआ है 3x एंड 2x। 3 यानी 3x, 2 यानी 2x। 5x इज इक्वल टू 180। और अगर हम 5 को यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो हमारा x मिल जाएगा 36। उसके हिसाब से एंगल A क्या हो जाएगा, 3 इंटू 36 दैट इज 108। और B क्या हो जाएगा, 2 इंटू 36 दैट इज 72। तो दो एंगल मिल गए, बट हमें तो सारे एंगल्स फाइंड करने के लिए बोला है। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ए का ऑपोजिट एंगल सी रहेगा और बी का ऑपोजिट एंगल डी रहेगा। दोनों का रीजन क्या रहेगा, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। तो ए 108 है तो उसका मतलब सी भी 108 हो गया, और बी 172 है तो उसका मतलब डी भी कितना हो गया, 72 हो गया। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट सिक्स सम, two adjacent angles of a parallelogram have an equal measure। बिल्कुल आगे वाले जैसा है बट उसमें रेशियो 3:2 दिया हुआ था, यहाँ पे इक्वल रेशियो दिया हुआ है। तो पहले तो हम आगे के जैसे ही हम पहले तो ले लेते हैं कि भाई लेट क्वाड्रिलेटर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ओके, तो ये हमने ले लिया ABCD पैरेललोग्राम। अभी उसके दो एडजेसेंट एंगल हमें इक्वल दिए हुए हैं, तो दो एडजेसेंट एंगल हम A और B को इक्वल ले लेते हैं और जिसको हम नाम देते हैं x। ओके, अभी हम लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। क्यों, बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इन पैरेललोग्राम। ये x तो ये भी x इज इक्वल टू 180। 2x इज इक्वल टू 180। x हमारा रहेगा 90। इसका मतलब A और B दोनों एंगल हमारे कितने हो गए, 90 90। तो बाकी बचे C और D भी 90 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि A का ऑपोजिट C होता है, B का ऑपोजिट D होता है। तो चारों एंगल यहाँ पे 90 हो गए। तो हमें यहाँ पे इसको नाम देना हो ना तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा, क्योंकि रूल्स है कि अगर पैरेललोग्राम के सारे एंगल इक्वल हो जाते हैं तो वो रेक्टेंगल बन जाता है। नेक्स्ट 7 नंबर का सम, ये तो रिपीट हो गया, आगे ही हमने सीखा है। यहाँ पे एक्स वाई जेड हमें फाइंड करना है। तो देखो अभी मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा बट आपको यहाँ पे डायरेक्टली समझा रहा हूँ। तो ये वाली पैर लीनियर पैर रहेगी। मान लो कि इसको मैं दे रहा हूँ कुछ नाम P, तो P प्लस 70 180 इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर, उसके हिसाब से ये मुझे मिलेगा 110। फिर ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो ये वाला भी मुझे मिलेगा 110। फिर ये जेड बन रहा है ऐसे, देखो उल्टा जेड, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये बन रहा है हमारा जेड ऐसे। तो ये 40, तो ये y भी हमें मिल जाएगा 40। और 110 प्लस 40 प्लस z इज इक्वल टू 180। इसके हिसाब से ये हमारा मिल जाएगा 30। ओके स्टूडेंट, कैलकुलेट इसीलिए नहीं किया क्योंकि आगे हमने ऑलरेडी ऐसे सम देख लिए हुए हैं। ओके स्टूडेंट, अभी ये जो आया, अभी तक हमने जो सम लिए थे वो एंगल रिलेटेड थे। अभी जो सम हमारे आए वो साइड रिलेटेड आए। तो ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है हमें और पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, हमें पता है। तो SG जो साइड है उसकी ऑपोजिट साइड है UN। SG हमारा है 3x, UN हमारा है 18। तो उसके हिसाब से x हमारा हो जाएगा 6। दूसरी पैर ले लेते हैं ऑपोजिट की। तो GU जो साइड है हमारी, ये GU वाली साइड, उसकी ऑपोजिट साइड कौन है, SN। तो GU हमारा है 3y माइनस 1 और SN हमारा है 26। ये प्लस हो जाएगा तो 27, तो y हमारा हो जाएगा 9। बिल्कुल यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे कौन सा रूल्स यूज करेंगे, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब डायगोनल के सामने सामने वाले टुकड़े सेम होते हैं। तो ये जो y प्लस 7 है ये वाला पीस, तो सामने यहाँ पे कौन है 20, और दूसरा x प्लस y उसके सामने है 16।
7 को हम माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 13 और ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो x हो जाएगा 3। सो सिंपल सम। ओके, नाउ द नेक्स्ट सम इज इन अबाउट रिस्क एंड क्लू आर अ पैरेललोग्राम, यानी कि यहाँ पे दो पैरेललोग्राम दिए हुए हैं हमें, रिस्क एंड क्लू। तो ये वाला RISK, ये RISK पैरेललोग्राम है, और दूसरा ये वाला क्लू CLUE। चलो हम पहले रिस्क वाले को पकड़ते हैं। ओके, तो हमें फाइंड क्या करना है, x फाइंड करना है, बट उसके पहले हम यहाँ पे देखेंगे ये जो है k और ये जो है s, वो दोनों एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे पैरेललोग्राम के। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें एंगल k प्लस एंगल s इज इक्वल टू 180। क्या लिखेंगे, एडजेसेंट एंगल ऑफ रिस्क पैरेललोग्राम। ओके, उसमें हमें k दिया हुआ है 120, एंगल s इज इक्वल टू 180। स्टूडेंट, तो ये हो जाए हमारा 60, मतलब कि मुझे ये वाला जो एंगल है वो मिल गया 60। बिल्कुल दूसरी हम बात कर रहे हैं दूसरे वाले पैरेललोग्राम की, जो एंगल L है उसका ऑपोजिट एंगल हमें दिया हुआ है E। रीजन लिखेंगे ऑपोजिट एंगल ऑफ क्लू, और ऑपोजिट एंगल इक्वल रहते हैं। तो L 70 है, उसका मतलब एंगल E जो है वो भी हमारा हो गया 70, ये वाला एंगल भी अंदर 70 हो गया। नाउ एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ट्राइंगल के तीनों एंगल का एडिशन क्या रहता है 180। तो ये वाला जो ऊपर वाला छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला हम देखेंगे ट्राइंगल, तो उसमें कौन से तीन एंगल, एक 70, एक 60 एंड एक x। ये तीनों का एडिशन कितना रहेगा 180। ये है 130, वो 130 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो x हो गया हमारा 50। Now next sum, explain how this figure is trapezium and which of its two lines are parallel। हमें एक्सप्लेन करना है कि यहाँ पे ये ट्रेपेजियम क्यों है। तो हमें पता है ट्रेपेजियम की सिर्फ एक ही पैर पैरेलल होती है। मान लो कि मैं अगर ऐसा ट्रेपेजियम ड्रॉ कर रहा हूँ तो उसकी सिर्फ एक ही पैर पैरेलल होती है, बट ये जो पैर पैरेलल होती है इसके ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल का एडिशन 180 रहता है। इसका रीजन हम लिख सकते हैं इंटीरियर एंगल। पैरेलल लाइन के जो दो इंटीरियर एंगल होता है वो सप्लीमेंट्री होता है, तो वो दोनों का एडिशन 180 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें लिखा दिया हुआ है M एंगल और L एंगल 100 एंड 80, वो हो गया 180। तो बाकी वाले जो दो एंगल है N और K, एंगल N और एंगल K, वो भी 180 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का एडिशन 360 रहता है। उसमें से मैं ये 180 माइनस कर दूं तो ये वाले दोनों का एडिशन भी 180 हो गया। तो दिस वे ये क्या हो गया, ट्रेपेजियम हो गया। क्यों ट्रेपेजियम हो गया? क्योंकि यहाँ पे लाइन MN एंड लाइन KL वो क्या हो गई, पैरेलल हो गई। ये वाली जो दो लाइन है MN और KL, वो दोनों लाइन क्या हो गई हमारी, पैरेलल हो गई। नेक्स्ट फिगर है फाइंड मेजर एंगल C इफ AB पैरेलल CD। AB और CD पैरेलल है, हमें फाइंड करना है C। तो देखो ये वाली हमें दो लाइन पैरेलल दी हुई है, तो आगे वाले सब में हमने रूल्स बताया कि जब दो लाइन पैरेलल होती है और ये ट्रांसवर्सल बनता है तो ये वाले दो एंगल जो होते हैं वो इंटीरियर एंगल होते हैं, और इंटीरियर एंगल ऑलवेज क्या रहता है, सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एंगल B प्लस एंगल C, वो है 180। रीजन लिखेंगे इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इसमें भी हमारे पास दिया हुआ है 120, 120 को माइनस कर देंगे तो C हो जाएगा हमारा 60। एंड द लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज, फाइंड द मेजर एंगल P। बिल्कुल आगे किया वैसे का वैसा ही बिल्कुल। देखो यहाँ पे कौन सी लाइन पैरेलल है, SP एंड RQ। तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो Q एंड P
P एंड Q वो दोनों का एडिशन 180 हो जाएगा, इसमें ये 130 है तो ये हो जाएगा 50 माइनस कर देंगे, और ये दोनों का एडिशन भी 180 होगा, उसमें ये 90 है तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा 90। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। एंड नाउ द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। तो उसके पहले हमने सारे प्रॉपर्टी आगे देख ली हुई है, बट उसके पहले मैं थोड़े आपको दूसरे पैरेललोग्राम के बारे में समझा देता हूँ। तो हम अगर देखे जाए तो क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो क्वाड्रिलेटरल में हमें दो टाइप के, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। ओके, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। अगर कॉन्वेक्स में हम देखें तो एक आएगा पैरेललोग्राम, एक आएगा काइट, और एक आएगा ट्रेपेजियम। काइट के बारे में हमने आगे बताया हुआ था ऑलरेडी, फिर भी एक बार समझा देता हूँ। भी ये है काइट जिसकी एडजेसेंट साइड इक्वल होती है। प्रॉपर्टी याद रखना, काइट जो होता है उसकी एडजेसेंट साइड इक्वल होती है, और उसके जो डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करता है, नॉट अ बाइसेक्ट, क्योंकि ये सिर्फ ये वाले दो टुकड़े ही सेम होते हैं, ये ऊपर नीचे वाला सेम नहीं रहता, इसलिए हम सिर्फ इंटरसेक्ट वर्ड यूज करेंगे। डायगोनल इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री या डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऐसे भी बोल सकते हैं डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दूसरी अगर हम बात करें ट्रेपेजियम के लिए, तो ट्रेपेजियम में सिर्फ ओनली वन एंड वन पेयर ही पैरेलल होती है, ओनली वन पेयर इज पैरेलल, ऑपोजिट पेयर इज पैरेलल इन द ट्रेपेजियम, बाकी दो जो होती है वो नॉन पैरेलल साइड होती है। तो आगे हमने सम देखा, उसमें समझा ये दोनों का एडिशन 180 और ये दोनों का एडिशन 180। फिर पैरेललोग्राम के बारे में आपको तो समझा दिया हुआ है, फिर भी रिपीट हम कर रहे हैं। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, opposite angles are equal and adjacent angle are supplementary, मतलब उनका सम एडिशन 180, और diagonal bisect each other, diagonal bisect यानी ये दोनों इक्वल और ये दोनों इक्वल रहता है। ओके, नाउ द पॉइंट इज पैरेललोग्राम जो होता है उसके हमें और तीन पार्ट है हमारे। जो फर्स्ट वन है वो रेक्टेंगल है। तो यहाँ पे हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या देखी, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। सेकंड प्रॉपर्टी देखी, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब कि पैरेललोग्राम का ये टाइप है रेक्टेंगल। तो अगर हमें सेंटेंस ऐसे बोला जाए कि इफ, मैं लिख रहा हूं, ध्यान से ये वाले पॉइंट पर नोट करना थोड़ा, इफ all angles of parallelogram are equal, then it is rectangle. If all angles of a parallelogram are equal, then it is a rectangle. मतलब कि जो हमारा पैरेललोग्राम है उसकी तो सारी प्रॉपर्टी रहेगी ही, उसके अलावा सिर्फ एक प्रॉपर्टी इसमें ऐड हो गई कि उसके सारे जो एंगल है वो इक्वल, दैट इज 90 डिग्री। तो इसकी ये प्रॉपर्टी तो सेम ही रहेगी, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, बट ये प्रॉपर्टी चेंज हो गई, इसमें सिर्फ ऑपोजिट एंगल इक्वल थे, इसमें सारे एंगल इक्वल हो गए, एंड दैट वाज द 90। फिर डायगोनल बाइसेक्ट, यहाँ पे भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो वन मोर प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐड हो गई, यहाँ पे बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल, बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। ओके स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि अगर ऐसा सेंटेंस आए कि ईच एंड एवरी पैरेललोग्राम इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल, तो फॉल्स रहेगा, बट रेक्टेंगल इज आल्सो कॉल्ड अ पैरेललोग्राम, तो ट्रू रहेगा। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल की में जो है वो सारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की आ जाती है, बट पैरेललोग्राम के अंदर रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी नहीं आती है। तो हम याद रखेंगे रेक्टेंगल के, फिया ने उसके दो नाम रखे हैं, एक रेक्टेंगल और उसका एक पैरेललोग्राम।
ओके, ये दो नाम रखे हुए हैं उसके। फिर दूसरी प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं रोम्बस। दूसरी प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं रोम्बस। तो जैसे ये सेंटेंस था, वैसे मैं एक और सेंटेंस लिख रहा हूं। इफ all sides if all sides of parallelogram are equal then it is a rhombus। तो इसमें क्या हुआ, ये प्रॉपर्टी चेंज हो गई, ये प्रॉपर्टी सेम रहेगी। एडजेसेंट एंगल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, वो प्रॉपर्टी सेम रहेगी। ओके, तो ये चारों साइड, ऑल द साइड्स ऑफ अ rhombus आर इक्वल। तो पैरेललोग्राम में सिर्फ ऑपोजिट साइड इक्वल थी और इसमें चारों साइड इक्वल हो गई। बाकी ये वाली जो प्रॉपर्टी एंगल वाली वो सेम ही रहेगी कि भाई ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। दूसरा एक चेंज हुआ डायगोनल में। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर तो होते ही है, बट दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90। ये एक नया पॉइंट ऐड हुआ। रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम में डायगोनल 90 पर इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, बट यहाँ पे डायगोनल ये चारों एंगल 90 हो जाते हैं। तो ये चेंज हुआ, मतलब रम्बस के भी दो नाम हो गए, रोम्बस एंड पैरेललोग्राम। एंड द लास्ट वन इज स्क्वायर। तो स्क्वायर में हम देखा जाए तो सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी लिखेंगे, एक ही प्रॉपर्टी। क्या? ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, सॉरी एंड रोम्बस। ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल एंड रोम्बस। मतलब कि रेक्टेंगल, रोम्बस और पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी अगर किसी क्वाड्रिलेटर में है तो वो हो जाएगा हमारा स्क्वायर। इसीलिए स्क्वायर को हम चार नाम से पहचाना जाएगा। एक तो स्क्वायर खुद, फिर दूसरा पैरेललोग्राम, फिर रोम्बस एंड रेक्टेंगल। तो स्क्वायर के चार नाम हो गए, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड रेक्टेंगल। अगर इसका रिलेशन स्क्वायर के साथ जुड़ा जाए तो कैसे होगा? अगर इसका रिलेशन रोम्बस को अगर सिर्फ पैरेललोग्राम स्क्वायर के साथ ज्वाइन करना है तो हम एक सेंटेंस ऐड आएगा, इफ ऑल एंगल्स ऑफ रोम्बस, जैसे यहाँ पे हमने लिखा था इफ ऑल एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो रेक्टेंगल हो गया। और यहाँ पे हम लिखते हैं इफ ऑल एंगल्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल देन इट इज द स्क्वायर। और इसके लिए क्या लिखेंगे? इफ ऑल साइड्स आर इक्वल, इफ ऑल साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल देन इट इज अ स्क्वायर। तो समझ में आ गया होगा आपको ये पूरा। अभी इसके रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें फर्स्ट है ट्रू फॉल्स। ऑल रेक्टेंगल्स आर कॉल्ड स्क्वायर। तो यहाँ पे पहले ट्रू फॉल्स में पूछा है कि भाई सारे रेक्टेंगल जो होते हैं वो स्क्वायर होते हैं। तो सही बात है या गलत बात है? गलत, क्योंकि सारे रेक्टेंगल में साइड इक्वल नहीं होती और स्क्वायर जो होता है उसमें तो सारी साइड इक्वल होनी चाहिए, इसीलिए ये आएगा फॉल्स। ऑल रोम्बस आर कॉल्ड पैरेललोग्राम, यस, बिकॉज रोम्बस के दो नाम थे, रोम्बस भी था और पैरेललोग्राम भी था, ये ट्रू हो जाएगा। ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड ऑल्सो अ रेक्टेंगल, यस, जब भी पहला स्क्वायर आता है और पीछे तीन नाम में से कुछ भी है, रोम्बस, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम, तो इसको हम बोलेंगे ट्रू। ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम, तो फॉल्स, क्योंकि सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम ही होते हैं। सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम भी होते हैं, रोम्बस भी होते हैं और रेक्टेंगल भी होते हैं। ऑल काइट्स आर रोम्बस, तो जब भी काइट वाली बात हो, ऑल काइट्स आर रोम्बस, तो यहाँ पे क्या रहेगा हमारा आंसर? फॉल्स रहेगा, क्योंकि काइट और रोम्बस उसका कुछ रिलेशन ही नहीं है। स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हम थोड़ा ध्यान रखेंगे। यहाँ पे बोला है कि रोम्बस आर काइट्स, ओके, और ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम एंड ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम। बट द थिंग इज दैट यहाँ पे जो पीछे है ना, उनका आंसर ट्रू दिया हुआ है। ये तीनों का आंसर टेक्स्ट बुक, जो एनसीईआरटी हमारी टेक्स्ट बुक है, वो टेक्स्ट बुक में ये तीनों का आंसर ट्रू दिया हुआ है। बट ओरिजिनली ये तीनों जो है
ओरिजिनली ये जो तीनों हैं वो हमारे आंसर आते हैं फॉल्स। अभी क्यों है वो मैं समझा देता हूँ। अभी आपके स्कूल में जैसे समझाते हैं, ट्रू मार्क्स जैसे देते हैं, वो आपको देखना है, बट ओरिजिनली ये तीनों फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? यहाँ पे हमें बोला है ऑल रोम्बस आर काइट। अभी जो काइट और ट्रेपेजियम है, काइट में था एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, ओनली द एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। काइट की एक प्रॉपर्टी है, ओनली द एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ओके, ये एक पैर और ये वाली एक पैर। बट रोम्बस में अगर देखा जाए तो उसकी ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाती है। ट्रेपेजियम में अगर हम बात करें तो ट्रेपेजियम के अंदर क्या होता है, ट्रेपेजियम का रूल्स है कि ओनली द वन पेयर इज पैरेलल, ओनली द वन पेयर इज पैरेलल, ऑपोजिट पेयर ऑफ द साइड्स आर पैरेलल। बट यहाँ पे तो पैरेललोग्राम और स्क्वायर, उसमें तो दोनों पेयर पैरेलल होती है, तो इस हिसाब से ये तीनों होते हैं हमारे फॉल्स। बट टेक्स्ट बुक में जो तीनों ट्रू दिए हुए हैं वो आप चेक कर लेना, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द ऑल क्वाड्रिलेटर है। हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से क्वाड्रिलेटर है। फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, तो चारों साइड इक्वल हो उसमें कौन कौन आएंगे? एक तो आएगा हमारा रोम्बस और दूसरा आएगा स्क्वायर। और चारों एंगल राइट एंगल हो तो एक तो रेक्टेंगल और एक स्क्वायर। स्क्वायर में भी चारों 90 होते हैं, रेक्टेंगल में भी चारों 90 होते हैं। एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज, हमें एक्सप्लेन करना है कि भी कोई भी क्वाड्रिलेटर स्क्वायर कब बन सकता है। तो स्क्वायर की मेन प्रॉपर्टी क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड दैट इज 90 डिग्री। तो अगर ये दोनों प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटर में है तो वो हो जाएगा स्क्वायर। फिर पैरेललोग्राम हमारा स्क्वायर कब होगा? तो बिल्कुल उसमें भी यही दोनों प्रॉपर्टी आएगी। अगर कोई पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड इक्वल और चारों एंगल 90, जिसकी चारों साइड इक्वल और चारों एंगल 90, तो वो हो जाएगा हमारा स्क्वायर। रोम्बस स्क्वायर कब होगा? तो चलो, रोम्बस की तो प्रॉपर्टी हमें पता है, उसकी चारों साइड इक्वल होती है। बट स्क्वायर के लिए क्या थिंग होती है कि साइड्स एंड एंगल्स दोनों इक्वल होने चाहिए। बट रोम्बस में एक प्रॉपर्टी तो आ गई, चारों साइड इक्वल है वो, तो हमें सिर्फ क्या लिखना है? इफ अ रोम्बस हैव all equal angle are equal then it is called a square। अगर ये रोम्बस के अगर चारों एंगल हम इक्वल कर देते हैं तो ये स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली रेक्टेंगल के लिए, तो रेक्टेंगल है उसमें ऑलरेडी चारों एंगल तो 90 है ही, रेक्टेंगल के चारों एंगल तो ऑलरेडी 90 है, तो सिर्फ हमें क्या करना है? उसकी चारों साइड इक्वल करनी है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इफ अ रेक्टेंगल हैव all sides are equal then it is called the square। next, name the quadrilateral whose diagonals bisect each other। ऐसा क्वाड्रिलेटर के जिसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हो, तो आएंगे पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड रोम्बस। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, मतलब जो 90 पर बाइसेक्ट करे, तो उसमें कौन कौन आएगा? रोम्बस एंड स्क्वायर, क्योंकि रोम्बस में की प्रॉपर्टी हमने देखी थी, उसमें दोनों डायगोनल 90 पे होते हैं, और जो स्क्वायर होता है उसमें भी दोनों डायगोनल 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। दोनों डायगोनल इक्वल, तो उसमें आएगा हमारा रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। तो रेक्टेंगल में तो दोनों डायगोनल इक्वल होते ही है, बट ये हमारा जो रेक्टेंगल होता है वो रेक्टेंगल में भी दोनों डायगोनल इक्वल रहती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अभी 5th नंबर, एक्सप्लेन व्हाई द रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। हमें एक्सप्लेन करना है कि ये जो रेक्टेंगल होता है वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर क्यों है। तो अभी कॉन्वेक्स की एक प्रॉपर्टी है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर किसको बोलते हैं? उसके पहले कॉन्केव समझते हैं कि जो कॉन्केव होता है उसके दोनों डायगोनल है। फॉर एग्जांपल ये क्वाड्रिलेटर है, तो उसका एक डायगोनल इनसाइड है और दूसरा जो है वो एक्सटीरियर है। मान लो कि कोई और मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मैंने कॉन्केव पॉलीगॉन ड्रॉ किया, तो इसके दूसरे सारे डायगोनल जो होंगे वो अंदर के साइड रहेंगे, बट
एक जो है डायगोनल वो बाहर रहता है। तो कॉनकेव में ये प्रॉपर्टी याद रखनी है कि अगर एक भी डायगोनल एक्सटीरियर होता है, बाहर के साइड होता है, तो वो हो जाता है हमारा कॉनकेव। और कॉन्वेक्स मतलब उसके जितने भी जो पॉलीगॉन हो, वो पॉलीगॉन के जितने भी डायगोनल हो, वो इंटीरियर के साइड हो, तो वो हो जाता है हमारा कॉन्वेक्स। तो रेक्टेंगल के अगर हम दोनों डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो वो क्वाड्रिलेटर के अंदर होता है, दैट वे इट इज द कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। तो आप रीजन में क्या लिखेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो लिखना है ऐसे, इन रेक्टेंगल बोथ द डायगोनल्स आर इनसाइड द क्वाड्रिलेटर, so the rectangle is called the convex quadrilateral. Next question 6 and the last question of this exercise. ABC is a right angle triangle. चलो हम एक right angle triangle, सॉरी फिर से फिगर बना रहा हूं मैं, ये ABC जो है हमारा वो right angle triangle है, and O is the midpoint of the side opposite to the right angle. हमने right angle B को लिया है, उसकी opposite यानी hypotenuse, और hypotenuse का जो मिड पॉइंट है वो हमें दिया हुआ है O of the side of opposite right angle. Explain why O is at equidistance from A, B and C. मतलब कि हमें एक्सप्लेन करना है कि भी जो O है ना वो A से, C से एंड D से, ये तीनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो वो एक्सप्लेन करने के लिए पहले तो हम यहाँ पे एक डॉटेड लाइन करके इसको हम रेक्टेंगल कंप्लीट कर देते हैं। तो पहले लिखेंगे इधर, लेट complete the rectangle by taking पॉइंट डी लेके उसको रेक्टेंगल को कंप्लीट करें। ओके, तो रेक्टेंगल की दोनों डायगोनल यहाँ पे AC एंड BD दोनों इक्वल है, Q डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, और हमारी प्रॉपर्टी में है कि रेक्टेंगल की दोनों डायगोनल कैसी रहती है, इक्वल। ओके, अभी दूसरा भी होता है कि रेक्टेंगल में डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। द अदर नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अ रेक्टेंगल इज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब कि AC के अगर दो पार्ट करोगे तो AO एंड OC वो दोनों इक्वल रहते हैं, और BD के जो दो पार्ट करोगे आप, BO एंड OD वो भी इक्वल रहते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि AO इक्वल टू OC इक्वल टू OB आया। इसका मतलब क्या हुआ कि O इज एट, तो फिर लिखेंगे यस, O इज एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A, B एंड C। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर हो गया कंप्लीट।